दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश धान का कटोरा कहा जा सकता है और आप ये भी जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मुख्य फसल धान और अब खरीफ का धान लगभग तैयार हो चुका है और अब तैयारी है इस धान को बेचने की। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में हमारे किसान आते हैं और किसानों का धान यदि समय पर बिके तो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तो धान खरीदी हमारे किसानों के लिए एक प्रमुख मुद्दा है आज की इस तारीख में, और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी। श्री अमरजीत भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि 1 दिसंबर की जो तारीख है वो हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान खरीदी शुरू होने वाली है। तो आपके विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, तो बस इस मंच से किसानों को आश्वस्त कीजिए ताकि वो बिल्कुल निर्भीक और पूरी तन्मयता से के साथ मंडी जाएं और अपने धान को बेचें। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को और नागरिकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग धान खरीदी और उसकी तैयारी के बारे में चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठे हैं जी। वास्तव में 1 दिसंबर से जो हम लोग धान खरीदने की तैयारी किए हैं जी, 1 दिसंबर बस पहुंचने वाला ही है, 1 सप्ताह ही बचा है बस। और 1 दिसंबर कई मामले में बहुत महत्वपूर्ण है जी। खास करके छत्तीसगढ़ प्रदेश जिसकी पहचान धान की कटोरा है जी। यहाँ के 80% जो लोग हैं वो धान की खेती करते हैं, कृषि पे आधारित हैं, और जो 1 दिसंबर को अपना उपज बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र में लाएंगे। जी। हमने सभी औपचारिकताएं, सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है जी। और कोविड के पीरियड में भी किसी को दिक्कत ना आए और व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसकी पूरी ख्याल रखी गई है। हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी पूरी तैयारी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए। जी। इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए, उसके लिए लगातार हमने बैठक लेकर के और तैयारी करने का निर्देश दिया है, और अधिकारी भी अपने स्तर पे लगातार बैठक कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि समय पर हम लोग सभी तैयारियां पूर्ण कर लेंगे और किसानों को बेहतर सुविधा हम उपलब्ध करा पाएंगे। अच्छा मंत्री महोदय जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि पिछले साल शायद हम नवंबर में आते थे, धान खरीदी हमारी नवंबर से शुरू होती थी, 1 महीना थोड़ा सा लेट हुआ, ये समय 1 दिसंबर आया। ये जो बात आपने कही बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन धान खरीदी का जो नीति है, जो पॉलिसी है जी, उसके तहत बहुत कुछ भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है जी। चूँकि कोविड का पीरियड चल रहा है और कोविड के पीरियड में बहुत सारे चीज़ इससे जुड़ा हुआ है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। जी। धान खरीदी की पॉलिसी के अनुसार हमको बारदाने की जो आपूर्ति है जी, वो जूट कमिश्नर भारत सरकार के माध्यम से करानी होती है। जी। जो हमारी आवश्यकता रहती है उसके मांग पत्र हम जूट कमिश्नर भारत सरकार को भेजते हैं जी, उसके अनुरूप वो हमको स्वीकृति देते हैं और उसकी आपूर्ति कराते हैं जी। हम छत्तीसगढ़ की जो आवश्यकता है जी, वो इस वर्ष हमने 20-21 के लिए 4,75,000 गठान का जी, एक असेसमेंट करके हमने भारत सरकार जूट मिल से चर्चा किया और 3.5 लाख बारदाने के लिए हमने मांग पत्र भेजा जी। परंतु 3.5 लाख में उन्होंने 3 लाख देने की सहमति दी जी। और जब देने का टाइम आया तो अब आधे से भी कम उन्होंने देने की बात कर रहे हैं जी।
वो जो हमको तो ये आपको जो बारदाने मिलेंगे वो आगे के उसमें मिलते जाएंगे, फिर लगातार मिलते जाएंगे? हाँ, कुछ ट्रेनर की उन्होंने ऐसी बात होगी कि वो आगे लगातार आपको देते उनसे जाएंगे? बात हुई, उसके अनुसार 3 लाख गठान उनको देना था, जी लेकिन वो हमको दे रहे हैं 1,45,000 गठान। जी जी और ये बारदाने भी अभी तक आधा पहुंच जाना था, जी लेकिन अभी केवल 77,000 गठान पहुंचा है। जी तो एक हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, जी ये जो बारदाने की कमी है, जी। जो गैप है, उसको ठीक करने का। जी। तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की है कि किस तरीके से आप इस गैप को या इस कमी को आप पूरा करने की तैयारी करें? क्योंकि 1 तारीख से तो सभी मंडियों में किसान अपने पूरी क्षमता के साथ आना शुरू हो जाएंगे। हमने इसका दूसरा रास्ता निकाला है जी कि भारत सरकार ने तो हमको बारदाना जितना आवश्यकता था दिया नहीं, जी आधे से भी कम दिया। जी अब जो गैप है उसके अनुसार 1,45,000 तो अब सेंट्रल से जूट कमिश्नर के माध्यम से मिलेगा। जी हम 2 लाख जो बारदाना है, जी पुराने बारदाने हम मिलर्स के माध्यम से कलेक्ट करा रहे हैं। मिलर्स के माध्यम से कलेक्ट करेंगे। 1 लाख बारदाना हम जो पीडीएस में हमारे पड़े हुए हैं, जिसमें चावल सप्लाई होता है, जी उस बारदाने को हम इकट्ठा करा रहे हैं। जी। तो वो उनकी गुणवत्ता ठीक है सर? ये दोनों को मिला करके फिर जो गैप आता है लगभग 70,000 जी एचडीपी जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, जी उसको पहली बार हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। जी। और इस तरह से हम जो गैप है उसको फिलअप कर रहे हैं। तो जो कमी आएगा उसको मिलर्स के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, एचडीपी बैग के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। और समय पर सभी को इसकी उपलब्धता हो, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी कि किसानों को इस बारदानों की कमी को लेकर कम से कम कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा आप आश्वस्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने क्या तय किया है? देखिए, इस वर्ष बारिश भी अच्छी हुई है जी और फसल का उत्पादन भी अच्छा हुआ जी है। जी, निश्चित रूप से। ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा जी, खास करके छत्तीसगढ़ के ऊपर। अच्छी बारिश होने से फसल की उपज भी अच्छी हुई है। जी। और हम जो अनुमान लगाए हैं, पिछले वर्ष की तुलना में सभी आंकड़े हमारे बढ़े हुए दिखेंगे। जी। किसानों का पंजीयन जो हुआ था पिछले वर्ष जो है वो 19,55,000 किसान पंजीकृत हुए थे। जी। अपना पंजीयन कराया था धान बेचने के लिए। जी। जो इस वर्ष बढ़ करके वो लगभग 22 लाख कृषक हो गए हैं। जी। तो किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जी। उनका क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हुआ है। और पिछले वर्ष जो हमने धान खरीदी किया था उसका आंकड़ा था लगभग 85 लाख मीट्रिक टन। जी। जो इस वर्ष बढ़ करके हमारा अनुमान है कि ये 90 लाख मीट्रिक टन के लगभग जाएगा। जी। तो बारदाने भी अधिक लगेंगे और धान भी अधिक आएंगे। जी। इसलिए कोविड पीरियड में किसानों को ज़्यादा सहूलियत मिले, जी, लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए हमने धान खरीदी केंद्रों में भी इजाफा किया है। जी। जो पहले 2048 केंद्र हुआ करते थे, जी, वो लगभग अब 2300 से ऊपर, लगभग 2305 के लगभग जो है, जी, हमने धान खरीदी केंद्र बनाया है। जी, जिसके माध्यम से लोगों का धान बिकेगा। तो उसमें जो धान खरीदी केंद्र में आएंगे उनके लिए काफ़ी जो कोविड का गाइडलाइन है, जी, उसका भी पालन करने के लिए उनको कुछ टोकन सिस्टम दिया जाएगा ताकि वो अपने समय पे आएं। हाँ, समय से पहले हम टोकन दे रहे हैं। जी। उनके बैठने की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था और साथ में सैनिटाइजर की व्यवस्था, वहाँ पर बोर्ड लगा रहेगा जो कोविड से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक जो उपाय है उसके बारे में भी सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि सभी कोविड पीरियड में भी धान खरीदी एक बड़ा जो काम है और चैलेंजेबल है, चुनौतीपूर्ण है। निश्चित उसको करने के लिए
सरकार और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरी तरह से गंभीर है, लगातार बैठक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, व्यवस्था के बारे में समीक्षा कर रहे हैं, तो ये बेहतर ढंग से होगा, इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं। अच्छा मंत्री महोदय जी, ये एक तो 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर हम धान खरीद रहे हैं, आसपास हमारे दूसरे राज्यों की सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। पिछले जब से धान खरीदी शुरू होती है तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो ये होती है कि दूसरे राज्यों के किसान भी इस आकर्षण में हमारे राज्य में आके धान बेचते हैं, जो हमारे राज्य के किसानों के लिए हानिकारक है। इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ का जो धान खरीदी नीति है जी, अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी आकर्षक है जी, और किसानों के लिए लाभदायक है। जो छत्तीसगढ़ में किसानों को लिबर्टी दी जा रही है, यहाँ जो सरकार के द्वारा उनको सुविधाएं दी जा रही है जी, वो अन्य प्रदेशों में नहीं है। जी, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सत्ता संभालते हैं, जी, सबसे पहले किसानों को मदद करने के लिए जो कर्ज में डूबे हुए थे, उनका कालांतर का जो कर्ज था उसको माफ़ करने के लिए उन्होंने कदम उठाया और लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ जी, किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया। जी, किसानों का आत्मबल बढ़ा जी, और जो हमारे घोषणा पत्र में भी था कि हम किसानों से 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, जी, उसको भी उन्होंने मूर्त रूप दिया और 2500 रुपये में लोगों को धान खरीदा। जी, पिछले वर्ष फिर हमारी तैयारी थी, उसमें भारत सरकार ने जो एक शर्त रखा कि एमएसपी से अगर ज़्यादा में 1 पैसा भी ज़्यादा जो राज्य धान खरीदी में देगा किसानों को, उनका हम सेंट्रल पूल में चावल जमा नहीं लेंगे। जी, ऐसी स्थिति में फिर हमको राज्य के किसानों को मदद करने के लिए, उनको बैकअप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया जी, और उसके माध्यम से किसानों को मदद किया। जी, तो हम कह सकते हैं कि लगातार एक तो कर्ज माफ़ी, दूसरा 2500 रुपया में धान खरीदी और तीसरा राजीव गांधी न्याय योजना, लगातार एक के बाद एक किसानों को जो मदद करने के लिए योजना चलाई जा रही है, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का हौसला बुलंद है और उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए लोगों का आकर्षण कृषि के प्रति बढ़ा है। जी, पहले जहां कृषि को लोग नुकसान का धंधा मानते थे, आज उसको लाभ का धंधा मानने लगे हैं और उसके तरफ आकर्षित हुए हैं। आज सभी फसल को छोड़ करके कृषि की तरफ, धान की तरफ जो लोग आकर्षित हो रहे हैं। जी, अन्य प्रदेशों में इसकी कमी दिखाई देती है, इसीलिए वो हमारे यहाँ आते हैं। वो इसीलिए जो है अपना धान जो है हमारे प्रदेश में किसी न किसी माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से खपाने का प्रयास करते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? उसको रोकने के लिए हमने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जी, राज्य स्तर में भी और जिला स्तर पर भी। जी, और जिला स्तर में कलेक्टर के अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, जो लगातार धान खरीदी की व्यवस्था के बारे में और अन्य राज्यों से धान अवैध परिवहन को रोकने के लिए, अब धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जी, और वो तमाम प्रकार के जो भी उससे जुड़ा हुआ विषय है, जी, उसका समीक्षा करने के लिए कलेक्टर अधिकृत हैं। जी, और कहाँ पर धान खरीदी केंद्र खोलना है, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं देनी है, किस प्रकार से व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसका मॉनिटरिंग हो, उसकी जवाबदारी कलेक्टरों को दी गई है। जी, तो ये इसका काम भी दिखने लगा है। जी, बलरामपुर में, गरियाबंद में, महासमुंद में लगातार जो अन्य प्रदेशों से गाड़ी भर के जो धान ला रहे हैं, सीमा पार से उसको पकड़ा भी गया है। जी, और लगातार मॉनिटरिंग काम और ये 1 दिसंबर से तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो और ज़्यादा मॉनिटरिंग और ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता होगी। सभी किसानों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान हैं। जी, हमारी योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है। जी, अगर अन्य प्रदेश से धान लोग ला करके खपाएंगे
तो हमारे प्रदेश के किसानों का नुकसान होगा, उनका उनका हक मारा जाएगा। निश्चित रूप निश्चित इसलिए सबकी नैतिक जवाबदारी है कि इस प्रकार के क्रियाकलाप को रोक लगाएं और सरकार जो काम कर रही है उसमें मदद करें। जी जी। और यहाँ के छत्तीसगढ़ किसानों के लिए तो सभी योजनाएं हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और उसका पूरा लाभ लें। सरकार पूरी तरह से लोगों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। अच्छा मंत्री महोदय जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो भी आपके अंतर्गत ही आता है, वो विभाग भी, तो उसमें अभी जो है वो आप क्या बदलाव देखते हैं, या हमारे भूपेश बघेल जी की जो सरकार आई है उसके बाद इसमें क्या कुछ बदलाव की आप अपेक्षा कर रहे हैं, या क्या कुछ बदलाव की आप तैयारी कर रहे हैं सार्वजनिक वितरण? देखिए, तत्कालीन यूपीए सरकार जी खाद्यान्न सुरक्षा कानून लाया था जी 2007 में जी, और छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भाजपा की जो सरकार थी, माननीय रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, उनकी सरकार थी, उनके समय भी इसको चालू किया गया था। जी, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून। खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जिसने ये शुरू किया। इस कानून के तहत सभी को खाद्यान्न की सुरक्षा देती है कानून। जी, उसमें केंद्र राज्य को अनुदान देता है और राज्य जो है अपने नागरिकों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करती है। जी, उसमें जो खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जी, जो कार्ड बनते हैं जी, उसके तो केंद्र से पूरा अनुदान मिलता है जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उस दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भी कार्ड बने रहते हैं। जी, तो उसका भार जो है राज्य के ऊपर आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सरकार बदलने के बाद जो व्यवस्था बनी है जी, छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा कानून के तहत और नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत, ये दोनों के कार्ड की संख्या मिला करके लगभग 65 लाख करीब है जी, और उस 65 लाख में जो लोग केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जिसको हम एनएफएसए बोलते हैं जी, एनएफएसए और सीजीएफएसए, ये दोनों के जो दायरे में नहीं आते हैं उसको छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद उसको एक नया योजना चालू किया कि जिसका बीपीएल में है, जिसका एनएफएसए में है, जिसका सीजीएफएसए में है, उसका कार्ड तो हमने बनाया जी, लेकिन जो लोग इसके दायरे में नहीं आते, जिसको हम कह सकते हैं कि सामान्य श्रेणी के नागरिक जो बिलोटी के ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो छत्तीसगढ़ राज्य पहला है जिन्होंने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लाया, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, और भूपेश बघेल जी ने ये नारा दिया कि सस्ता चावल सबका अधिकार जी, और जिसका गरीबी रेखा में नाम हो, बीपीएल में नाम हो, एनएफएसए में नाम हो, सीजीएफएसए में नाम हो, उनको तो हम कार्ड दे रहे हैं, लेकिन जो इससे भी बाहर हैं, इससे भी अलग इसको हम यूनिवर्सल पीडीएस के तहत सामान्य श्रेणी के कार्ड बना करके दे रहे हैं। अंतर इतना रहेगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एनएफएसए, सीजीएफएसए और बीपीएल में जिनका नाम है, उनको 1 रुपया किलो में चावल मिलेगा, और जो यूनिवर्सल में सामान्य किस्म के जो कार्ड बने उनको 10 रुपया किलो में चावल मिलेगा जी, जो बाजार रेट से आधे से भी कम है जी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सस्ता चावल सबका अधिकार छत्तीसगढ़ में फलीभूत होते हुए सबको दिख रहा है। और कोविड के पीरियड में जी, इसका हम सार्थकता और इसका हम परिणाम देखें कि कई राज्य, देश के कई राज्य जो सीधे मनी ट्रांसफ़र करते हैं उनको लोगों के खाते में, उनके पास पैसा था जी। इस योजना के तहत वो उनको खाद्यान्न सामग्री नहीं वितरण करते हैं, उन लोग सीधे उनको पैसा देते हैं, जैसे दिल्ली जैसे राज्य जी।
उनके पास पैसा था लेकिन खाद्यान्न और सामग्री वगैरह ये सब जो उपलब्ध नहीं था। ये कोविड-19 की यदि आप बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी उन्होंने एक इसका मेरा विषय थोड़ा सा बचा है जी। जब दिल्ली जैसे अन्य राज्य जो राजधानी है जी, महानगर है, वहाँ भी पैसे में सामान की उपलब्ध कराने में लोगों को दिक्कत जा रही थी। मार्केट बंद था, जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, उस समय भी छत्तीसगढ़ में राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार यहाँ पर मज़े से अपने घर में थे और घर पहुँच उनको सेवा मिल रही थी। हमने कोविड पीरियड में ये व्यवस्था किया था जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि एडवांस में जब हम यहाँ पर कर्फ्यू और जो बंदी का दौर यहाँ पर चालू करने वाले थे, उस दौर में भी एडवांस में सबके 3-3 महीने जी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने का, अप्रैल, मई, जून 3 महीने का हम मार्च में ही खाद्यान्न पहुंचा दिए थे जी। तो यहाँ लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह सब यहाँ पर सफल रहा क्योंकि लोगों को खाने की चिंता नहीं थी। हमने सभी अपने प्रदेश के नागरिकों के पास, जिसके पास कार्ड था उनके लिए भी खाद्यान्न का व्यवस्था कराया और जिनके पास कार्ड नहीं था उसके लिए भी उनके लिए भी हम खाद्यान्न का व्यवस्था कराया। सभी पंचायतों में 2-2 कुंटल चावल अतिरिक्त एक्स्ट्रा रखवाया था और जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर ले जाओ जी। इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई थी जी। जो अन्य प्रदेशों में इसकी कमी दिखी जी। ये जो लॉकडाउन के पीरियड में जब दूसरे प्रदेश से हमारे प्रदेश के नागरिक भी कई जगह जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, वो लोग आ रहे थे, नागरिक जो दूसरे काम से गए थे वो लोग आ रहे थे और जब गिरते पड़ते छत्तीसगढ़ पहुँचते थे तो बड़ा राहत भरी सांस लोग लेते थे कि यहाँ जो इतने राहत कैंप बने हुए थे, लगभग 500 से ज़्यादा हम राहत कैंप चला रहे थे और सभी जगह लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था जी। सूखा भोजन भी हम दे रहे थे, पका हुआ भोजन भी बंटवा रहे थे और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए यहाँ पर ट्रेवलिंग की भी व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ जो तमाम व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कोविड के पीरियड में भी किया गया था वो बहुत अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और इस सब के लिए मैं पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देता हूँ कि जिन्होंने पूरा दिल खोल करके और लोगों के लिए काम किया और पूरे सरकार को लगाया, पूरे प्रशासन को लगाया, कई डिपार्टमेंट को, उसमें लेबर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, पुलिस, सभी को पूरा उसमें झोंक दिया और उसका रिजल्ट रहा कि यहाँ पर अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर मृत्यु कम हुई, यहाँ पर उसका जो कोविड का जो विस्तार था उसको रोकने में यहाँ सफलता मिली जी। अच्छा, मैं आपके पास संस्कृति विभाग भी है तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा संक्षेप में। सबकी मदद की, व्यापारियों की मदद की कोविड-19 में और किसानों की मदद की, समाज के हर तबके की मदद की, मंचीय कलाकार जो छोटे कलाकार हैं उनकी कमर तो कोविड-19 में टूट गई है। तो संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय हमारे प्रदेश के उन मंचीय और छोटे कलाकारों की मदद कैसे करेगा? ये मेरा, इसको बड़े संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। देखिए, क्योंकि हमने सबकी मदद की है इस कोविड-19 में, हमारे वो कलाकार छूट रहे हैं सर, क्योंकि मंच अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं कोविड-19 को लेकर। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आपदा कानूनी समय लगा हुआ है जी। और आपदा कानून में पूरा जो अधिकार है वो केंद्र के पास है, गृह मंत्रालय के पास रहता जी। है। उनके गाइडलाइन से हम एक कदम भी आगे नहीं निकल सकते जी। जो भी रहेगा उस गाइडलाइन का हमको फॉलो करना पड़ता है, उसका नियम का पालन करना पड़ता है जी। हम भी इस बात से वाकिफ हैं कि कलाकार दिक्कत में हैं जी। और उनको अगर कार्यक्रम मिलता, उनको आयोजन मिलता तो अगर होते रहता तो उनको आर्थिक रूप से उनको लाभ मिलता जी। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ कला और संस्कृति की बात आपने की है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और तब से इसमें जो भी होता रहा, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी
माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई योजना बनाए गए। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कलाकारों को महत्व देने के लिए, उनको काम देने के लिए कई आयोजन भी हमने, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, यहाँ के पोरा, हरेली, तीजा, गोवर्धन पूजा, दशहरा, दिवाली, सब में हम लोगों ने पिछले साल तो खूब आयोजन कराया, सब लोगों को खूब काम बांटा जी। लेकिन इस वर्ष इसमें कमी आई, गैप आया, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन के कानून लागू होने से हम उसके बाहर नहीं निकल पाए। हमारी भी पूरी उनके साथ सहानुभूति है कि जैसे स्थिति सामान्य होगा बिल्कुल इसको इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। जी जी, मंत्री महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, खासकर किसानों की धान खरीदी के संबंध में, संस्कृति में हमारे कलाकारों के संबंध में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से अगले 1 दिसंबर से हमारे जो किसान भाई हैं वो बिल्कुल बेखौफ होकर मंडियों तक जाएंगे, अपना धान पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बेचेंगे और हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।